दोस्तों, शोल्डर का बार बार डिस्लोकेट हो जाना या कंधे का बार बार बाहर निकल जाना, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका परमानेंट सॉल्यूशन पॉसिबल है एंड बहुत ज़रूरी भी है। आई एम डॉक्टर प्रिंस उचाड़िया। आई एम एन आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर एंड नी सर्जन इन इंदौर। एंड आज की वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों में फर्स्ट टाइम शोल्डर बाहर निकलने के बाद सालों तक कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, जबकि कुछ लोगों में फर्स्ट टाइम डिस्लोकेशन होने के बाद 5, 10, 15 बार रिकरेंट डिस्लोकेशन होता रहता है। छोटी सी मूवमेंट करने पर शोल्डर बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शोल्डर का जॉइंट नॉर्मली कैसे मूव करता है एंड ये बार बार डिस्लोकेशन होने का क्या रीज़न है। तो शोल्डर जॉइंट में इस तरीके से एक प्लेट होती है एंड इसके ऊपर ये हमारा शोल्डर का बॉल होती है एंड इस तरीके से हमारी सारी मूवमेंट होती है। तो ये जो प्लेट होती है वो इस बॉल के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। तो इस बॉल को सपोर्ट करने के लिए एंड डिस्लोकेशन से बचाने के लिए शोल्डर को बेसिकली स्टेबल रखने के लिए एक बाउंड्री जैसी होती है जो वाइट कलर की दिख रही है, इसको हम लेब्रम भी बोलते हैं। अब जब शोल्डर फर्स्ट टाइम डिस्लोकेट होता है या कंधा बाहर आता है तो ये बहुत ज़्यादा फोर्सेस के साथ बाहर डिस्लोकेट होता है। तो जब ये बाहर निकलता है उस समय इस बाउंड्री या लेब्रम को चीरते हुए या टेयर करते हुए बाहर निकलता है। दूसरा, कई बार तो ये जब बाहर निकलता है तो इस प्लेट के एक टुकड़े को भी तोड़ते हुए बाहर निकलता है एंड कई केसेस में इस बॉल पे भी एक डैमेज या फ्रैक्चर हो जाता है। अब यूजुअली फर्स्ट टाइम डिस्लोकेशन होने के बाद आप आपका शोल्डर का रिडक्शन करा लेते हैं एंड इसके बाद आपको एक स्लिंग सपोर्ट, रेस्ट एंड फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है। अब नाउ इसके बाद सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम फ्यूचर में डिस्लोकेशन होगा या नहीं, ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका ये जो लेब्रम है या बाउंड्री है ये सही जगह पे अगर हील हो जाती है या फिर आपका फर्स्ट टाइम डिस्लोकेशन के टाइम पे कोई भी बोन पे इंजरी नहीं हुई थी, अगर आपकी एक्टिविटी लेवल कम है या आपकी एज 30 या 40 से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में यूजुअली बार बार डिस्लोकेशन का रिस्क बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपकी एज 20 या 25 से कम है, दूसरा आप हाई लेवल ऑफ स्पोर्ट्स खेलते हैं, तीसरा आपका लेब्रम सही जगह पे हील नहीं हुआ है, एंड चौथा, जब फर्स्ट टाइम डिस्लोकेशन हो रहा था उस टाइम पे आपको बोन प्लेट या फिर बॉल वाली पार्ट पे शोल्डर में बड़ा फ्रैक्चर हुआ था या बोन का टुकड़ा टूटा था। तो ऐसे केस में क्योंकि लेब्रम सही जगह पे हील नहीं हो रहा है, यानी कि ये बाउंड्री सही से हील नहीं हुई है, दूसरा ये बोन प्लेट का पार्ट छोटा हो गया है, तो इसकी वजह से हमारा जो बॉल है इस पर सही से स्टेबल नहीं रहता है और ये बार बार डिस्लोकेट होता रहता है। तो ये लेब्रम का फटना या बोन का डैमेज कितना है, कहाँ से हुआ है, ये सब हमें एक्सरे पे क्लियरली दिखाई नहीं देता है। इसको डिटेल में जानने के लिए हमें एक एमआरआई करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एमआरआई करते हैं तो एमआरआई पे ये सारे इंजरीज जैसे कि ये बाउंड्री या लेब्रम का फटना एज बैंकार्ट लीजन एंड इस बॉल पे जो डैमेज होता है एज अ हिल सैक लीजन लिखा हुआ होता है। इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट एमआरआई की फाइंडिंग्स पे डिपेंड करता है। तो जैसे अगर आपकी एमआरआई में सिर्फ बैंकार्ट लीजन आया है यानी सिर्फ लेब्रम का टेयर है तो इसका ट्रीटमेंट आर्थ्रोस्कोपी की हेल्प से किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको लेब्रम के साथ बोन पे भी बड़ा डिफेक्ट आया है तो ऐसे केस में हमको बोनी सर्जरी भी करनी पड़ती है, यानी कि हमको जो प्लेट का पार्ट छोटा हो गया उसे वापस बड़ा बनाना पड़ता है। इसे हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो ये आर्थ्रोस्कोपी की हेल्प से किया जा सकता है या फिर हमें इसे मिनी ओपन सर्जरी करके करना पड़ता है जिसे हम लेटार्जेट नाम की सर्जरी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर एमआरआई, सही डायग्नोसिस एंड सही ट्रीटमेंट आपको इस बार बार शोल्डर डिस्लोकेशन की प्रॉब्लम से बचा सकता है।